हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूँ। तो जनरल स्टडीज़ में अभी हम लोग मैराथन सीरीज के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। तो आज यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, आप जानते हैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते वक्त इंपॉर्टेंट फैक्ट एवं डाटा को भी हम डिस्कस करते हैं, जो जिन्हें आप नहीं लिखेंगे तो भूल सकते हैं और लिखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा। इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में सब कुछ पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को भेज दिया जाता है। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस पे करें, उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, जहां पर सप्ताह भर जो भी पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ तो भेजी ही जाती है। संडे को टेस्ट होता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन है भैया, मानव सदृश लघुत्तम कपि है क्या? गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ऑर्निथोन। तो यहाँ पर आपको बताना भाई सही विकल्प है ये गिबन। जी हाँ, मानव सदृश लघुत्तम कपि गिबन है। यह कपि भारत में पाया जाता है। गिबन हीन कपि की श्रेणी में आते हैं, जबकि अगर हम शेष ये तीनों की बात करें तो ये जो है महाकपि की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यह उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी बांग्लादेश और दक्षिण चीन से लेकर इंडोनेशिया के कई द्वीपों में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? हरित, नील शैवाल, कवक, अमीबा, युगलीना। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका ये हरित नील शैवाल जो है ये आपका सही विकल्प है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीव हरित नील शैवाल है। ये एक कोशिकीय होते हैं और नील हरित शैवाल के प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन का उद्गम हुआ और तत्पश्चात अन्य जीवों का प्रादुर्भाव संभव हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली, जी हाँ, कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर है प्लास्टिड्स, लाइबोसोम, अंतःप्रद्रव्यी जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका बी, लाइसोसोम। जी हाँ, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में सपृष्ठ गोल थैलीय तत्व हैं। अगर हम बात करें लाइसोसोम की खोज की तो इसे क्रिश्चियन डी ड्यूब ने किया था। ठीक है, इनका कार्य कोशिका के भोजन का पाचन है। ठीक है, तो भाई देखें ये क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से तैयार करते जाएं और देखें अभी तक हमने कई सब्जेक्ट का जो है मैराथन करा दिया है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करा दिया है। पूरा रिवीजन करना तो संभव नहीं है क्योंकि उन सारी पीडीएफ सारा कुछ वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी दिया जा चुका है। 8 दिसंबर और 8 जनवरी की डेट में सारा कुछ कंबाइंड भेज दिया जा चुका है। तो आप उनको रिविजन करते रहें, बाकी इन क्वेश्चन के माध्यम से आप अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिविजन करते रहें। देखिए यहाँ पर डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? जैकब तथा मोनोड, वाटसन तथा क्रेक, एच.जी. खुराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका जी हाँ बी, वाटसन एवं तथा क्रेक। तो वाटसन एवं क्रिक ने वर्ष 1953 में डीएनए की द्विकुंडली संरचना प्रतिपादित की। इनके इस कार्य के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भी महत्वपूर्ण कार्य किए। वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक हैं। आगे बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखो 4 विकल्प है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। तो भाई देखो यहाँ पर सही विकल्प है ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया करना है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है जो एटीपी के रूप में संचित रहती है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे बढ़ते रहते अगला क्वेश्चन, प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की? चीन के, यूएसए के, जापान के, भारत के? आपको बताना भाई सही विकल्प है यहाँ पर जापान के। विश्व में प्रथम बार जापान के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना करने में सफलता प्राप्त की।
आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन। मिकास एक नई तकनीक है जो उपयोग करती है, देखो यहाँ पर एंजियोप्लास्टी में, बाईपास सर्जरी में, घुटना प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा में और मस्तकीय शल्य चिकित्सा में। भैया बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, जी हाँ, बाईपास सर्जरी में। मिकास तकनीक का प्रयोग बाईपास सर्जरी में किया जाता है। आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में सबसे अधिक पीएच का उपयोग करती है, तो आपको बताना जठर रस, पित्ताशय में पित्त, अग्नाशयी रस, लार। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये अग्नाशयी रस, जी हाँ, यही सही विकल्प है। आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर यह है हार्मोन, यह है कार्य, जी हाँ, बात हो रही क्या, सही सुमेलित नहीं है। तो मित्र ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको इनके कार्य को बताना है, तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका डी, जी हाँ, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन। जी आप जानते हैं कि गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप का नियमन नहीं करता है, बल्कि यह पेट से संबंधित होता है, ठीक है, उदर में पाया जाने वाला एक प्रकार का हार्मोन है। अगर हम बात करें इंसुलिन का, तो ये रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन ये निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन ये स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निष्करण करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका जो कार्य है गैस्ट्रिन का, तो गैस्ट्रिन ग्रंथियों को उत्तेजित कर पेप्सिनोजेन और हाइड्रोक्लोरिन अम्ल के स्रावण को बढ़ाता है, ठीक है। भोजन के उदर में पहुंचने पर इसका स्रावण आरंभ होता है, जबकि कम पीएच इसका स्राव रोक देता है। आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो यहाँ पर देखिए एंड्रोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर सी, जी हाँ, एस्ट्रोजन, जी हाँ। एस्ट्रोजन मुख्य रूप से अंडाशय से उत्पन्न होता है और यह महिलाओं में प्रजनन तथा यौन विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कुल मिलाकर के इसके 3 प्रकार होते हैं, एक एस्ट्रोजन और एस्ट्राडायोल और एस्ट्रियोल, कुल मिलाकर इसके 3 प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एंडोस्ट्रोन का और टेस्टोस्टेरोन का, तो ये नर सेक्स हार्मोन है, ठीक है। अगर हम बात करें थायरॉक्सिन का, तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला प्रमुख हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो यहाँ पर देखें बात हो रही है एड्रिनल, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी, अग्नाशय, जी हाँ। मानव शरीर में अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसका अंतःस्रावी भाग लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं कहलाता है, जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। इसका बहिस्रावी भाग जो है अग्नाशयी रस स्रावित करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जिह्वा, जीभ, जी हाँ, के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता चलता है, मतलब आधार द्वारा, अग्र द्वारा, मध्य द्वारा, किनारों द्वारा। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर बी, अग्र। जीभ के अग्र भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है, पश्च भाग से यानी पीछे वाले भाग से कड़वे स्वाद का तथा किनारे से खट्टे स्वाद का अनुभव होता है, ठीक है। जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना होती है। जीभ की ऊपरी सतह पर सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? स्वाद कलिकाएं, ठीक है। इन्हीं स्वाद कलिकाओं के माध्यम से मनुष्य को विभिन्न स्वादों का बोध होता है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद है, क्या है भाई? अमोनिया, यूरिक अम्ल, ग्वानिन, यूरिया। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी, यूरिया, जी हाँ। नत्रजनी उत्सर्जी पदार्थ में अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल प्रमुख है। मानव, व्हेल, सील आदि जंतु यूरियोटेलिक कहलाते हैं, क्योंकि ये जो है अपशिष्ट के रूप में मुख्यतः यूरिया उत्सर्जित करते हैं। यूरिया का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है और इसे गुर्दे द्वारा मूत्र के रूप में बाहर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में, CO2 के रूप में।
भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, एटीपी के रूप में। जी हाँ, कोशिका श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह एक कैटाबोलिक क्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों स्थितियों में होती है। इस क्रिया से मुक्त ऊर्जा को एटीपी अणु में संचित किया जाता है जिसे जीव अपनी जैविक क्रियाओं में उपयोग करता है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन है एक विटामिन, एक एंजाइम, एक गोलाकार प्रोटीन, एक कार्बोहाइड्रेट। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी, ये गोलाकार प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त गोलाकार प्रोटीन है जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। इसका कार्य फेफड़ों से शरीर के अन्य अंगों तक ऑक्सीजन का परिवहन करना है और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखाई देता भैया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है mH/Hg के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये, जी हाँ, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। तो देखिए यहाँ पर रक्त में शर्करा का स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति में, सामान्यतः जो है स्वस्थ व्यक्ति में रक्त शर्करा का स्तर 80 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होता है। इसका स्तर बहुत अधिक या बहुत कम होने पर मधुमेह या हाइपोग्लाइसीमिया जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन, मायोग्लोबिन। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी, मायोग्लोबिन। जी हाँ, मायोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जो मांसपेशियों में पाया जाता है। इसका कार्य ऑक्सीजन को संग्रहित करना और आवश्यकता अनुसार मुक्त करना है। यह हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन प्राप्त करता है तथा मांसपेशियों में ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर, मानव हृदय में कक्षों की संख्या 1, 2, 3, 4। भाई बताओ सही, कुछ सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर है 4। जी हाँ, मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। दाहिनी ओर अशुद्ध रक्त तथा बाईं ओर शुद्ध रक्त रहता है। यह 4 कक्षीय संरचना स्तनधारियों और पक्षियों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन भैया। देखिए यहाँ पर, सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम होता है 98.4 जो है फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनमें से कोई नहीं, आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, जी हाँ, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सामान्यतः मानव शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह तापमान स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति को दर्शाता है। तापमान बढ़ने पर बुखार और घटने पर हाइपोथर्मिया जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर, विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में सहायता करता है? लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के, सोडियम के। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये, जी हाँ, लौह के। ठीक है, विटामिन सी को अगर हम बात करें तो उसको क्या बोला जाता है? स्कैर्बिक एसिड बोला जाता है और स्कैर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। यह लौह तत्व के अवशोषण में सहायक होती है। कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी सहायता करता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर आपको बताना। ये है भैया पदार्थ, ये है आपका उपयोग। तो ये देखो यहाँ पर ये कूट दिए गए हैं, तो इनके हिसाब से आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर सही सुमेलित 1 का 4 यानी इयोसिन का लाल स्याही। ठीक है, सेल्यूलोज एसीटेट का हो जाएगा आपका चलचित्रों की फिल्म, ये सही है, इसके लिए उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें सिल्वर आयोडाइड का, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। और डी की बात करें 1, तो ये जो है होता है प्रयोग इसका भैया कवक नाशी के रूप में। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पर देखिए जो है विटामिन ए गठिया, विटामिन बी बेरी बेरी B1, मतलब विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, विटामिन डी शिखंडी सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है भाई आपको बताना है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है ये, विटामिन ए से गठिया का रोग नहीं होता। विटामिन ए की कमी से गठिया नहीं बल्कि रतौंधी होती है। गठिया हड्डियां या जोड़ों की बीमारी का कारण जो है यूरिक अम्ल होता है। अगर हम बात करें B1 तो बेरी बेरी की कमी से, B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में से खून आ जाता है और विटामिन डी की कमी से शिखंडी रोग हो जाता है भैया, इसलिए धूप उप लिया करो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बाल एवं ऊन में सामान्यतः पाया जाने वाला प्रोटीन है केराटिन, जेलाटिन, कोलेजन, ग्लूटेन। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये केराटिन। जी हाँ, केराटिन प्रोटीन जो है बाल, ऊन व नाखून में पाया जाता है। जानवरों के खुर एवं सींग में भी पाया जाता है। इसकी कमी से बाल गिरने लगते हैं, आदमी गंजा हो जाता है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो यह है भैया पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी बेरी, चिलोसिस। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है डी चिलोसिस, अजीब नाम। चिलोसिस विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। इसका लक्षण है क्या? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना। ठीक है, विटामिन शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं में सह एंजाइम या सहायक के रूप में कार्य करते हैं। शरीर इन्हें संश्लेषित नहीं कर सकता। बात करें अगर हम बेरी बेरी का, तो बेरी बेरी यानी B1 यानी थायमिन की कमी। ठीक है, और स्कर्वी यानी सी यानी विटामिन सी यानी स्कर्विक एसिड की कमी। और उसके बाद पेलाग्रा रोग की बात करें तो ये B3 की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना, वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो ये भैया बताओ, यहाँ पर एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, तो सही विकल्प है ये भैया एक और दो दोनों। इस तरीके का क्वेश्चन 95% दोनों ही सही होते हैं। हर 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरीके में यही ज़्यादातर चांसेस होता है। कुछ ना समझ में आए तो इस टाइप में यही लगा दिया करो। देखिए यहाँ पर एंजाइम जैव उत्प्रेरक हैं, वे जीवों और पौधों में होने वाली क्रियाओं एवं अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो जैव कोशिकाओं में बनते हैं और एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। वे शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, अर्थात किसी एक जैविक क्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम निश्चित होता है। एक एंजाइम द्वारा एक से अधिक क्रियाओं को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भैया ये यौगिक है, ये वर्गीकरण है, यौगिक वर्गीकरण। तो भाई आपको बताना है सही विकल्प कौन सही सुमेलित नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको भैया एग्जाम में देखा कि मिली, इसलिए आप इसको तैयार कर ले। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है कौन, ये सैक्रिन जो कि कार्बोहाइड्रेट, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें सैक्रिन कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, बल्कि यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कृत्रिम मिठास का आभास कराता है, नकली मिठास का। ठीक है, जबकि इसमें जो है कोई भोजन ऊर्जा नहीं होती है। यह सफ़ेद क्रिस्टलीट पाउडर जैसे दिखाई पड़ता है और आमतौर पर चीनी के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह नियमित चीनी की तुलना में लगभग 300 से 400 गुना अधिक मीठा होता है। बाकी ये तीनों जो है आपका सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आपको बताना भैया 2 3 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी। जी हाँ, 1 2 3 4 सभी प्रोटीनों में CHON उपस्थित रहते हैं। यानी कुछ प्रोटीनों में सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, लौह, तांबा आदि भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर CHON का मतलब क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों, हड्डियों, रक्त आदि के निर्माण एवं विकास के लिए आवश्यक है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी, रिकेट्स, विटामिन के, बांझपन,
थायमीन, बेरी, नियासिन, पेलाग्रा। आपको बताना भाई सही विकल्प है बी, बाजपन। विटामिन किससे बाजपन नहीं होता है? अगर हम बात करें विटामिन डी, रिकेट्स सही है, ठीक है। B1 थायमीन जो है B1 यानी बेरी रोग हो जाता है, और ये जो थायमीन से, ठीक है, इसको B1 बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नियासिन यानी B3 यानी पेलाग्रा, ठीक है। और विटामिन के की कमी से भैया होता है रुधिर स्राव, ऐंठन, हीमोफीलिया जैसी रक्तस्रावी प्रवृत्तियां होती हैं। बाजपन इससे नहीं होता। विटामिन ई का संबंध बाजपन से है। इसका बाजपन किससे होता है? विटामिन ई से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में जीवाणु किनका कारण है? देखो यहाँ पर कुष्ठ रोग, प्लेग, गलसुआ, पोलियो। तो 1 और 3 सही, 1 और 2 सही, 1 3 और 4 उपरोक्त सभी। भाई बताओ सही विकल्प है यहाँ पर बी। जी हाँ, 1 और 2 सही है। तो अगर हम बात करें तो मतलब यहाँ पर 1 और 2 सही है, कि मतलब ये है कि कुष्ठ रोग और प्लेग जिसका कारण क्या है? जीवाणु होता है। जीवाणु जनित रोगों की अगर हम बात करें तो कुष्ठ रोग, प्लेग, टिटनेस, यक्ष्मा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें विषाणु जनित की तो रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो और गलसुआ, ये सब किसके हैं? ये सब भैया विषाणु के हैं। ये किसके हैं? जीवाणु के, ठीक है। तो इस तरीके से एड्स, चेचक, ये सब भैया विषाणु के। अगर हम बात करें, विषाणु केवल जीवित कोशिकाओं में वंश वृद्धि करते हैं, और इसकी खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोमाइसेटिन यहाँ पर है टाइडाइडनासी, क्रिस्टल वायलेट पूर्तरोधी, कुनैन मलेरिया रोधी, एस्पिरिन निश्चेतक। भाई बताओ सही विकल्प कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है भैया आपका डी, एस्पिरिन जो है निश्चेतक के लिए नहीं, बल्कि जो है दर्द निवारक, ज्वारनाशी, विरक्ति कारक है, ठीक है, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक और एंटीप्लेटलेट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इन तीनों का तो ये भैया है अपना सही सुमेलित। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? बात हो रही बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, तो अभी हम लोगों ने देखा भी जो है एंट्रैक्स, हैजा, टेटनस, कालाजार। भाई देखो बायोलॉजी से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप इनको जरूर ध्यान रखें। इसमें जो सही विकल्प है वो है कालाजार। देखिए कालाजार प्रोटोजोआ जनित है, बैक्टीरिया जनित नहीं है। बैक्टीरिया जनित निमोनिया, तपेदिक, टिटनस, हैजा, एंट्रैक्स आदि होते हैं। अगर बैक्टीरिया की हम बात करें तो खोज किसने किया? एंटोनी वान ल्यूनहोक ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है, यानी ये जो है कालाजार बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है भैया रोग, ये है आपका लक्षणिक परीक्षण। तो अरक्तता, हीमोग्लोबिन प्रतिशत, उदक में रक्त शर्करा, हृदय रोग, वसा रूपरेखा, वृक्क, सीरम, क्रिएटिनिन। आपको बताना भाई सही विकल्प है यहाँ पर बी। जी हाँ, तो अगर हम बात करें उदक में रक्त शर्करा सही सुमेलित नहीं है। बाकी अगर हम बात करें उदक में रोग का अग्नाशय या रक्त शर्करा से कोई संबंध नहीं है। यह एक असामान्य विकार है जो शरीर में तरल पदार्थों के असंतुलन का कारण बनता है। यह एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH की कमी के कारण होता है जो निर्जलीकरण को रोकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? देखिए यहाँ पर खसरा, रेबीज, पोलियो और क्षय रोग। देखो तो भैया सही विकल्प क्या है इसका? इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है ये क्षय रोग। देखो क्षय रोग विषाणु जनित रोग नहीं है, यह जीवाणु जनित रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। इसको क्या नाम जाना जाता है? TB के नाम से जाना जाता है। बाकी अगर हम बात करें खसरा, रेबीज और पोलियो, यह एक वायरस जनित रोग है। इनके जीवाणु का नाम अगर हम बात करें तो मार्सिली, रैब्डो और पोलियोमाइलाटिस नाम है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो ये है भैया सुमेलित का क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा, इसलिए हम खूब करा भी रहे हैं आपको, जिससे आपका अभ्यास बना रहे। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका ये अनुवांशिक रोग, ठीक है। यह अनुवांशिक रोग, क्षय रोग अनुवांशिक रोग नहीं होता है। बाकी अगर हम बात करें यह जो है क्षय रोग एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग है
और अगर हम बात करें यहाँ पर बाकी तीनों विकल्प आपके क्या हैं, सही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, डेंगू बुखार हेतु प्रयोग होने वाला चिकित्सकीय परीक्षण है। तो बिडाल परीक्षण, एलिसा परीक्षण, टूर्निकेट परीक्षण, CD8 काउंट। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी, जी हाँ, टूर्निकेट परीक्षण। टूर्निकेट परीक्षण का उपयोग प्लेटलेट्स किशोराणु दीवारों की नाजुकता मापने हेतु होता है। पारंपरिक तौर पर डेंगू में रक्त वाहिनियों की नाजुकता, रक्तस्राव प्रवृत्ति जांचने के लिए उपयोग होता है। अगर हम बात करें अन्य परीक्षण का, तो एलिसा परीक्षण भैया ये होता है एंटीबॉडी और एंटीजन का पता लगाने के लिए भी डेंगू निदान में उपयोगी है। और अगर हम बात करें जो है यहाँ पर बिडाल, जो कि टाइफाइड के लिए होता है, और ये भैया है आपका HIV काउंट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, समुद्री घास किस तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया सही विकल्प है ये आपका आयोडीन। समुद्री घास यानी सीवीड आयोडीन का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है। आयोडीन थायराइड हार्मोन संश्लेषण तथा शिशु मस्तिष्क विकास हेतु अनिवार्य है। इसकी कमी से गोइटर मानसिक मंदता हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, तो ये भैया देखो सुमेलित करना है यहाँ पर, ये कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर बताना है। तो भाई बताओ सही उत्तर। सही है आपका डी, जी हाँ, यहाँ पर है 3, 1, 2 और 4। तो अगर हम देखें यहाँ पर है 3, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर उसके बाद ये है 4। तो इस तरीके से देखो आइडियोग्राम कान श्रावण परीक्षण ग्राफ होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ECG तो ये हृदय का से संबंधित है, हृदय के विद्युत गतिविधि का परीक्षण करता है। और EEG ये भैया मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि या मानसिक स्थिति का परीक्षण करता है। अगर हम बात करें मैमोग्राफ का, तो ये भैया वक्ष या स्तन का एक्सरे या स्तन कैंसर का जांच करता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सल्फा ड्रग किस प्रकार की औषधि है? तो प्रतिजीवाणुक, पीड़ाहारी, ज्वरनाशी, प्रतिरोधी। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प ए, जी हाँ, सल्फा ड्रग यानी सुल्फोनामाइड प्रतिजीवाणु औषधियाँ हैं। इनका उपयोग बैक्टीरियल संक्रमणों के उपचार में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखो यह है क्लोरोमाइसेटिन, और ये इस तरीके से है भैया, आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है मित्र, वो है आपका डी, सिनकोनिन। तो भैया ये बताया गया है सिनकोनिन, जो कि जिसको निश्चेतक बताया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिनकोनिन अथवा सिनकोना एक सदाबहार पादप होता है। ठीक है, रूबी एसिली कुल के इस पादप की छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त होती है, जो मलेरिया ज्वर की दवा होती है। निश्चेतक के रूप में अगर हम बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बाकी अगर हम इन तीनों विकल्पों की बात करें तो ये सब सही सुमेलित हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, पंखयुक्त परागकण पाए जाते हैं पाइनस में, सरसों में, साइकस में, फर्न में। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये, जी हाँ, पंखयुक्त परागकण पाइनस में पाए जाते हैं। परागकणों का वह हिस्सा जो बाहर की ओर फैला होता है वह पंख जैसा स्वरूप बनाता है। पाइनस का परागण हवा द्वारा भी होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भैया, फल जिसमें सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाता है? सेब, आम, करौदा, केला। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है ये करौदा। दिए गए जो फल हैं इनमें सर्वाधिक लौह तत्व करौदा में पाया जाता है। करौदा एक झाड़ीनुमा पौधा होता है जिसका वैज्ञानिक नाम कैरिस कैरेंडस होता है। करौदा के फलों का उपयोग सब्जी और अचार बनाने में किया जाता है। यह पौधा भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ये पदार्थ है, ये अनुप्रयोग है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण, और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक, और शुष्क बर्फ कृत्रिम वर्षा, ग्रेफाइट नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन। तो इसमें बताना भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है मित्र वो है आपका डी ऑप्शन, जी हाँ, बाकी ये तीनों सही सुमेलित है, ये भी और ए भी। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल और कार्बन डाइऑक्साइड।
तो भाई बताएं सही विकल्प है आपका बी यानी ऑक्सीजन। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? इंसुलिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। भाई बताओ सही विकल्प है बी। जी हाँ, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। अन्य प्रमुख पादप हार्मोन की अगर हम बात करें तो ऑक्सिन, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। अगर हम बात करें इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन की तो ये मानव हार्मोन हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो यहाँ पर है अस्क्लीपिएडेसी, मोरेसी, ग्रेमिनी, मालवेशी। भाई बताओ सही विकल्प है आपका बी, मोरेसी। जी हाँ, मोरेसी कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है। टापा कपड़ा खास करके पेड़ों के छाल से बनाया जाता है। इसके लिए शहतूत या अंजीर के पौधे को प्रयोग में लाया जाता है। ये मोरेसी कुल के ही पौधे हैं। टापा कपड़ा मुख्यतः टोंगा, समोआ और फिजी आदि देशों में बनाए जाते हैं। इनका विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हवाई द्वीप में इसे कापा, फिजी में उहा आदि नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन भैया, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार हैं आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, जल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए। भाई बताओ सही विकल्प है ये सी, जल वहन के लिए। जाइलम जो है जटिल स्थायी ऊतक है जो जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है। यह पौधों के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। इसे वहनीय ऊतक भी कहा जाता है। फ्लोएम भी इसी प्रकार का ऊतक है। ठीक है, कौन? फ्लोएम भी इसी प्रकार का ऊतक है जो पत्तियों से निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट आपको चुनना है। सूची 1, सूची 2। तो यहाँ पर है पैरासीटामॉल। ये इस तरीके से भाई आपको बताना है कौन जो है ये यहाँ पर कूट के माध्यम से सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर है भैया सही आपका ये वाला 3 4 1 2। जी हाँ, 3 4 1 2, 3 ये हो गया आपका, उसके बाद 4 ये हो गया आपका, ये 4। ठीक है, उसके बाद है आपका 1। जी हाँ, उसके बाद 2। इस तरीके से आपका ये सही सुमेलित हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, पैरासीटामॉल दर्द निवारक दवा है, हम सब जानते हैं। टैक्साल ये कैंसर रोगी दवा है। ग्रेफाइड यह स्नेहक है और विटामिन ई खाद्य परीक्षक है। इस तरीके से भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सूची 1, सूची 2। यहाँ पर इंसुलिन, हार्मोन, रेयान, इस तरीके से कौन एक सुमेलित नहीं है आपको बताना है भाई। तो यहाँ पर भैया सही विकल्प है आपका ये रेयान, जो कि रूपांतरित स्टार्च नहीं है बल्कि रूपांतरित सेल्यूलोज होता है। इंसुलिन हार्मोन है। ठीक है, रबर प्राकृतिक बहुलक है और नाइट्रो सेल्यूलोज ये विस्फोटक के रूप में यूज होता है। तो इस तरीके से भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से आपको सही उत्तर बनाना है। सूची 1, सूची 2। यहाँ पर देखो हरित पादप और इस तरीके से हैं और कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखें जो सही सुमेलित है भाई वो है आपका ये। जी हाँ, 4 3 2 1। तो 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1। तो यहाँ पर देखें हरित पादप ये है भैया आपका उत्पादक। क्या है? उत्पादक है। पशु परजीवी यह द्वितीय उपभोक्ता है। अगर हम बात करें पादप परजीवी प्राथमिक उपभोक्ता है। फंजाई की बात करें तो ये अपघटक है। इस तरीके से आगे बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है क्या? टसर रेशम, जो है गोसामर रेशम, मूंगा रेशम, अहिंसा रेशम। तो भाई बताओ सही विकल्प यानी क्या कहलाता है? तो ये है आपका बी। जी हाँ, गोसामर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गोसामर रेशम कहलाता है। मकड़ियाँ तरह तरह के रेशम तंतुओं के उत्पादन में दक्ष होती हैं। इन रेशमी तंतुओं का उपयोग मकड़ियों
केवल शिकार फंसाने के लिए ही नहीं बल्कि अपने बिलों के द्वार को ढकने तथा इनकी भीतरी दीवारों पर नर्म अस्तर के निर्माण के लिए भी करती हैं। टसर रेशम का उत्पादन टसर कीड़ों से होता है। ठीक है, टसर की बात करूं तो टसर कीड़ों से इसका उत्पादन होता है। ये अर्जुन, शॉल, जामुन, बेर आदि वृक्षों पर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें मूंगा रेशम की तो ये भैया मूंगा कीटों द्वारा उत्पादित किया जाता है। भारत मूंगा रेशम के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। अहिंसा रेशम की अगर हम बात करें तो इसका उत्पादन भी जो है एक अत्याधुनिक विधि है जिसमें कीटों को बिना मारे ही रेशम प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये अहिंसा रेशम कहा जा रहा है। यह झारखंड में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। तो आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, हींग प्राप्त की जाती है किससे? तने के स्राव से, जड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से, पत्तियों के निष्कर्षण से। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी। जी हाँ, जड़ों के निष्कर्षण से। हींग एक सूखा रेजिन है जो फेरुला नामक पौधे की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा मुख्य रूप से ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया तथा चीन के शुष्क और पर्वतीय क्षेत्रों में उगता है। जब इस पौधे की मोटी जड़ों को चीरा लगाया जाता है तो इसमें एक दूधिया चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इसी राल को सुखाकर और पीसकर मसाले के रूप में उपयोग किए जाने वाली हींग तैयार की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, अमीनो अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। ठीक है, आपको बताना भाई। यहाँ पर देखें, सही विकल्प है आपका बी, सल्फेनिक अम्ल। जी हाँ, प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निकलता है। यह एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फाक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। प्याज में पाया जाने वाला सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक तो यहाँ पर है नॉर्मन ई बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, जी.एस. खुश, बी.पी. पाल। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये। जी हाँ, नॉर्मन ई बोरलॉग। तो यहाँ पर विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे। भारतीय प्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो इसका श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन साहब को जाता है। कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसलिए यहाँ पर देखें विश्व हरित क्रांति की बात हो रही है तो इसलिए वही पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखें सूची 1, सूची 2, तो ये है भैया इस तरीके से। तो यहाँ पर देखें जो सही सुमेलित नहीं है वो यही है। रेयान रूपांतरित स्टार्च नहीं देता है बल्कि रेयान से क्या प्राप्त होता है? रूपांतरित सेल्यूलोज। बाकी ये तीनों आपका सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर आपको बताना। सूची 1, सूची 2, ये देखो इस तरीके से। तो भाई यहाँ पर है आपका कूट ये दिया हुआ है और कूट के माध्यम से आपको बताना है। तो इसमें भैया जो सही है वो आपका पहला वाला ही है, A4, B3, C2, D1। तो इसमें देखें अगर हम तो ये पहला वाला आपका सही सुमेलित है। तो इसके हिसाब से A का 4, ठीक है, और B का जो है यहाँ पर 3, ये वाला, ठीक है। उसके बाद C का 2 और उसके बाद चुस्कांग का ये अमरबेल। तो इस तरीके से जो है अवलंब मूल बरगद, ठीक है, अवस्तंभ मूल तो मक्का जो है, उसके बाद स्वांगीकरण मूल अमृता और चुस्कांग अमरबेल। इस तरीके से भैया आज आप लोगों ने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट 55 क्वेश्चंस को देखा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ना किया हो, पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किया हो तो सब कर लीजिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।